हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष सर और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के मेजॉन एकेडमी पे। और आज का टॉपिक है हमारा मेटलर्जी, जो कि 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक में बात करूं कि क्या क्या रहेगा, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। फिर इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे प्योरीफाई करके अपने को मेटल मिलता है, देन व्हाट आर द प्रोसेसेस फॉर गैल्वेनाइजिंग, ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है बच्चों कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे कि मैंने बोला टॉपिक का नाम क्या है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम लोग किसके बारे में सीखते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, बट मेनली इट इज रिलेटेड टू व्हाट, मेटल्स। बट हमको एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत नॉलेज और क्या होना चाहिए, अपने को नॉन मेटल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगा हमारा डिस्कशन क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कोई भी मटेरियल अगर आपके सामने पड़ा हुआ है तो कैसे देख के समझेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, दे आर हाईली लस्ट्रस इन नेचर। मतलब काफी शाइन करेगा, चमकता हुआ रहेगा, जैसे भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीजें हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है हमारा मैलिएबल। मैलिएबल मतलब रहेगा कि इसको हम लोग बीट करके एकदम थिन शीट बना सकते हैं। देन डक्टाइल मतलब एक थिन वायर खींच के बना सकते हैं। जैसे सबको पता रहेगा कि गोल्ड एक मेटल है जिसको एटलीस्ट अगर हमने 1 ग्राम गोल्ड लिया तो उसको हम लोग 2 to 3 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने यहां पे लिया वुड को अगर मैंने इसे ठोका तो यहां पे कुछ भी आवाज आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैंने ऐसे कॉइन लिया, ठीक है, तो अभी अगर मैं ऐसा जो भी स्ट्राइक करने से ऐसा आवाज आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, सोनरस इन नेचर। नेक्स्ट आ जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस ही बात है, वायर वगैरह जो भी होते हैं जो कॉपर मेटल के बने रहते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के बने, दे आर कंसीडर टू बी व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनके फिजिकल स्टेट का बात करें तो हमारे मेटल जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कोई बता सकता है? मर्क्यूरी। यस, तो मर्क्यूरी क्या होता है, हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। और मर्क्यूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये छोटी चीजें अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा। देन नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है, जैसे ये लस्ट्रस होता है तो दे आर नॉट लस्ट्रस इन नेचर, मतलब इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, बट स्टिल देयर आर सर्टेन नॉन मेटल विच आर लस्ट्रस इन नेचर। कोई एग्जांपल दे सकता है नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है? तो यहां पे ध्यान में रखना रहेगा आयोडीन। ओके, देन दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या रहेगा, उनके बीच में बहुत सारे स्पेस रहते हैं, मतलब ऊपर से तो ऐसा फील्ड दिखाई देगा बट अंदर ही अंदर बहुत सारा स्पेस रहेगा। जिसका जैसे एक पर का चॉकलेट लेते हैं हम लोग, पर का चॉकलेट कैसा दिखाई देता है, ऊपर से पूरा भरा हुआ, अंदर बहुत सारे स्पेस रहता है, उसको अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, टूट जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटल। देन नॉन सोनरस मतलब इसमें आवाज नहीं आती है। देन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक ग्राफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और फिजिकल स्टेट का बात करेंगे बच्चों तो दे आर यूजुअली सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों स्टेट में पाया जाता है, लाइक ब्रोमीन। और सर्टेन आर देयर सब्सटेंसेस विच आर इन गैसियस स्टेट, लाइक आप क्लोरीन गैस वगैरह कंसिडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो हमको मेटल और नॉन मेटल, ऑलरेडी आप लोग के टॉपिक्स तो ये हुए ही हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इसको समझ लिए कि भाई मेटल्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी इज क्लियर, राइट एवरीवन? चलो फटाक से, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर बात करेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रोसेस में किसी भी पार्टिसिपेट करता है, उसका नेचर क्या रहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी होता है, ये सब चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, सबसे बेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश द मेटल एंड नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है या कोई भी एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो जनरली दे आर कंसीडर्ड टू बी व्हाट, नॉन मेटल। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटालिक इन नेचर। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो याद रहेगा, तो हमारे पास ग्रुप 1
और ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं दे आर हाईली मेटालिक इन नेचर बिकॉज दे पजेस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसलिए इनफैक्ट उसका नाम भी होता है अल्कली मेटल एंड अल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट मेटालिक प्रॉपर्टी। लेकिन वहीं पे जब हम लोग पी ब्लॉक में टुवर्ड्स एंड जब जाते हैं, मतलब हम लोग ग्रुप 16 17 ऐसा जाएंगे, जब हम लोग 17 ग्रुप वगैरह में जाते हैं, जैसे स्पेशली हेलोजन के बारे में बात करें, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो उसके अंदर सभी में क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो एटम को आइडेंटिफाई करने का वे क्या होता है कि भाई उसका नेचर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर कोई भी एटम पॉजिटिव रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल, और अगर निगेटिव रहेगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। आगे जाके हम लोग को ऐसे ही, अगर मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो कैसे उसको डिस्टिंग्विश करोगे कि वेदर इट इज एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक। अगेन एसिडिक बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर पे। जैसे अगर मेरा कोई मेटालिक ऑक्साइड है, तो मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको बेस देगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड लिया, सोडियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डिप करते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसको भी जब पानी में डिप करते हो क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और अगर हाइड्रोक्साइड है तो ऑब्वियसली उसका नेचर क्या है, बेसिक। तो आपको ध्यान में क्या रखना रहेगा कि मेटालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब आ जाते हो अगर नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल का क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रहेगा, प्लस उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगेन किसी भी ऑक्साइड का नेचर अगर चेक करना है एसिडिक है कि बेसिक है, उसका बेस्ट वे कैसे डिटरमाइन होता है, बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर। लाइक अगर CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यू विल गेट व्हाट, कार्बोनिक एसिड। अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो कौन सा एसिड मिलेगा, SO2 को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या मिलेगा अपने को, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही अगर आपने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड लिया, N2O5 लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा HNO3। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के ऑक्साइड या किसी भी एटम के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पे अगर बेसिक सोल्यूशन बनता है तो दे आर मेटालिक इन नेचर, और अगर एसिडिक बनेगा तो क्या रहेगा, दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो अगेन मेटालिक इन नेचर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है तो नॉन मेटालिक इन नेचर। ये छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा। तो जैसे देखो बच्चों, मेटल्स के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कैसे रहेगा, कैसे समझेगा कि सर अभी मेरे पास तो यहाँ पे सोडियम दिया है ना, तो मुझे कैसे समझेगा कि भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब थोड़ा सा अपने को इसके एटॉमिक नंबर में घुसना पड़ता है, 11 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है इसका, 2, 8, 1। और एज पर द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज वी नो कि भाई कोई भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट उसमें अगर हम लोग एक रिवीजन का बात करें बच्चों, तो एक बहुत स्मार्ट चीज क्या होती है कि जिनके 4 से कम होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही सेम होती है। आपको पता है वैलेंस मतलब क्या रहेगा कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, राइट। तो जिनके भी 4 से कम रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे हैव लाइक वैलेंस, और वैलेंसी उनका क्या रहता है, सेम रहता है। और 4 से ज्यादा रहेगा तो उनका वैलेंस अलग रहेगा, वैलेंसी अलग रहेगा। ये भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2। तो व्हेन कैल्शियम is losing 2 electron, it will get converted into Ca+2 and 2 electron। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहां पे देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, रिमूव हो रहा है। तो इसको चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। उसके लिए बहुत ही एकदम सिंपल सा पॉपुलर सा ट्रिक होता है, अगर कट है तो क्या है, कटायन। इलेक्ट्रॉन कट गया उसका, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आ जाएगा, कटायन, और इलेक्ट्रॉन नहीं कटा तो अनायन, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट इन नॉन मेटल में क्या रहता है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस व्हाट, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। शेयर में भी हम लोग ले सकते हैं बट मोस्टली किसको लेते हैं, गेन को ही लेते हैं। लाइक क्लोरीन लिया, एटॉमिक नंबर क्या है, 17,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है इसका 2,8,7, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम है टू कंप्लीट द ऑक्टेट या टू अचीव द स्टेबिलिटी, तो इसलिए क्या करेगा क्लोरीन जो रहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा Cl-। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना है। तो दो तरीके हैं, अगर कट रहे मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता तो कट आएगा, कट मतलब क्या हो गया कटायन, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अनायन, एक तरीका ये। एट द सेम टाइम हमको पता है कि भाई कोई भी न्यूट्रल एटम होता है तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और अनायन में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा इनका रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पूरा गेम किसका है, चार्ज के ऊपर होता है। जैसे अभी देखिए सोडियम का चार्ज जो होता है प्लस होता है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2। इसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है। तो यहां पे देखिए बच्चों क्या हो गया 1 हो गया, यहां पे क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहां पे वही बोला है कि मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म। अभी अपने सिलेबस के हिसाब से यहां पे दिया है कि सोडियम का ही दिया हुआ है, अदरवाइज पोटेशियम वगैरह भी ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप 1 में अगर आप लेते हो तो लिथियम मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम हमारा मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है, और पोटेशियम हमारा सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है जिसको हम लोग KO2 बोलते हैं। बट अभी एज पर सिलेबस अपने को सिर्फ सोडियम मोनोऑक्साइड दिया तो हमें यही लेना है। बट अगर आप नॉलेज का बात करते हो तो जैसे हम लोग का आगे जाके 11th में जब जाके सीखते हैं तो वहां पे आ जाता है भाई पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू व्हाट KO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ ऑक्साइड ही नहीं बनता है, उसमें हमारे पास बनता है मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब चीजें बनता है। जैसे हर जगह पे यूज ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। जैसे आप डीप सी डाइविंग के लिए जब जाते हो तो वहां पे स्कूबा डाइविंग के लिए जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग डाउन लाइक अंदर हम लोग सी के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, तो ब्लड प्रेशर शूट अप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड यहां वहां से आ सकता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वहां पे हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज है तो अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगाते हैं, एक नॉर्मल लगाते हैं, फिर एक सा मास्क लगाते हैं, तो जो मास्क लगाया रहता है तो वहां पे उसको प्योर ऑक्सीजन नहीं देते, हमें लगता है ऑक्सीजन लगा रहे हैं लेकिन नहीं, वहां पे प्योर ऑक्सीजन नहीं, दे गिव व्हाट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब बोलोगे सर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सामने वाले को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों दे रहे हैं? तो देखो उसमें क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन तो सामने वाले को चाहिए बट एज पर द बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होता है, हमें पता है भाई ऑक्सीजन तो अंदर गया, ग्लूकोज से रिएक्ट किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। चलो वाटर तो यूरिनेशन से निकल गया या फिर स्वेटिंग होकर निकल गया, लेकिन व्हाट अबाउट द CO2? CO2 तो काम फंसा देगा ना, और CO2 अगर लंग्स में ज्यादा बढ़ गया तो फिर ब्रीदिंग अगेन ऑक्सीजन जाके भी कुछ काम का नहीं है। इवन CO2 फिर क्या करेगा, ब्लड के साथ रिएक्ट करके फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह बनाना चालू करेगा, तो अलग ही लफड़ा क्रिएट करेगा। तो इसलिए क्या यूज करते हैं KO2। तो उसमें क्या हो जाता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा तो CO2 और वाटर जो प्रोड्यूस होगा वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके बना देता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसलिए मास्क में क्या हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे पैचेस वहां पे क्रिएट होते हैं। लगभग अगर कोई बंदा पेशेंट अगर 2-3 महीना तक अगर मास्क लगा के रखा तब एक थिन लेयर दिखाई देना चालू करती है। तो उससे क्या हो जाता है, उसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मैन हो जाता है, कभी भी उसको प्योर ऑक्सीजन दिया नहीं जाता है। कब? जब एकदम प्रॉपर ऐसा लगाया रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर नॉर्मल वाला सिर्फ इतना सा लगाया हुआ है तब वो समझो ब्रीथ कर पा रहा है तो उसको प्योर ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। बट अगेन कुछ ना कुछ मिक्सचर कंटेंट रखते ही है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग मिक्सचर यूज होता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे। तो ये ध्यान में रखना रहेगा, अभी रिएक्शन विद वाटर, लाइक सोडियम को अगर आपने वाटर में ऐड किया तो इट विल गिव यू व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यू नो दैट की रिएक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा होता है, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है?
सोडियम ना, पोटेशियम भी है। पोटेशियम सोडियम में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम, क्योंकि उसको याद कैसे करते हैं अपन, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोजेन, फरारी, ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज पूरा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? आपकी कटरीना होती है। क्या रहेगा आपका? पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, बाद में क्या रहेगा? सोडियम। सोडियम तो एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। सोडियम को हम लोग अगर वाटर में थ्रो करते हैं तो ब्लास्ट करता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। अब हीट प्रोड्यूस हो गया तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सा है बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या करना रहेगा आपका? क्या फॉर्मूला बनेगा उसके चार्ज, इससे पूरा समझ लेना है। आपको पता होना चाहिए भाई, अल्कली मेटल्स को चार्ज क्या रहेगा आपका? +1 रहेगा। ऑक्सीजन को चार्ज क्या रहेगा? -2 रहेगा। उसके हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम को वाटर से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, और वहां पे क्या रिमूव होगा? हीट, बिकॉज अगेन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ऐसे आप एल्यूमिनियम और आयरन को भी जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उनके चार्जेस के हिसाब से एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा Al2O3 और आयरन फॉर्म करेगा Fe3O4। इसमें अगर डिटेलिंग का बात करूंगा बच्चों, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला तो क्लियर है कि एल्यूमिनियम को क्या है? +3 चार्ज है, O का -2 चार्ज है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या दे देता हमारे पास? A2 हो गया, 3 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया? Al2O3। लेकिन अगर आप आयरन का बात करते हो, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? Fe3O4। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर Fe3O4 में फिर Fe का चार्ज +4 है क्या? आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का चार्ज तो क्या बताया? +3 बनाया। ऑक्सीजन का चार्ज अपने -2 बताया, लेकिन Fe3O4 जो फॉर्मूला तो वहां पे Fe का चार्ज +4 है क्या? ऐसा नहीं। एक्चुअली आयरन के पास हमारे ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे फेरिक, फेरस, सुना रहेगा ना। Fe को क्या होता है? +2 चार्ज होता है, और Fe को एक +3 भी चार्ज होता है। फेरस को क्या रहेगा? +2 चार्ज। फेरिक को क्या रहेगा? अपना +3 चार्ज रहेगा। तो दोनों का मिक्सचर से, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए क्या रहता है आपका? Fe3O4। ओके, तो ये चीज अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या सीखा? मेटल की प्रॉपर्टी सीखा, नॉन मेटल सीखा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे होने के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आया। वी गॉट टू नो व्हाट कि मेटल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म व्हाट? कटायन। और अनायन जो होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दे फॉर्म व्हाट? अनायन। अब रिएक्टिविटी हमने अभी अल्कली मतलब मेटल का ही सिर्फ देख रहे हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन क्या बना देता है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट करे क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड हीट। देन एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बना देगा? Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट करके क्या बना देगा? Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होते जाता है हमारा? ऐसे स्लो होते जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाता है? नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ द मेटल आर फॉर्म। लाइक कॉपर को अगर आपने HNO3 से ट्रीट किया तो हमको क्या बन के मिलता है भाई? CuNO3 ट्वाइस। देखिए अभी यहां पे कॉपर को चार्ज क्या है बच्चों? +2। NO3 को चार्ज क्या है? ओवरऑल चार्ज क्या है इसका? -1। क्योंकि ये क्या होता है? HNO3 होता है ना। HNO3 को जब ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा? NO3- और H+। तो यहां पे जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाता है हमारे पास 1 और ये हो जाता है 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? CuNO3 ट्वाइस अलॉन्ग विथ व्हाट? NO2 एंड वाटर बनता है। तो अगर किसी भी मेटल को, अगर देखो आपने यहां पे तो कॉपर को रिएक्ट किया ना, कॉपर को रिएक्ट करोगे या कोई भी मेटल को रिएक्ट करोगे तो उसका नाइट्रेट फॉर्म होगा अलॉन्ग विथ NO2 एंड वाटर। अभी अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो क्या मिलता था? उसका सल्फेट मिलता था अलॉन्ग विथ वाटर एंड SO2 गैस। ठीक है, तो यहां पे देखो 2-3 चीजें बोला। वेरियस ऑक्साइड्स like N2O, NO, NO2 are also formed according to the reaction, but mainly NO2 फॉर्म होता है। ये जो N2O होता है इसको अपन कौन सी गैस बोलते हैं? लाफिंग गैस। ये आपको पता होना चाहिए। N2O क्या होता है? लाफिंग गैस। अब लाफिंग गैस का मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी को सुंघा दिया तो हंसने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बस हम लोग स्ट्रेस रिमूविंग मतलब बोलते हैं ना कि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। जैसे कोई कोई बंदा रहता है अभी पैनिक हो जाता है एकदम, मतलब ऐसे तो नॉर्मली आजकल हर कोई पैनिक हो जाता है कुछ भी लेके,
या स्ट्रेस आउट है। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस में समझो किसी को लॉस हो गया, अभी वो सामने वाले को इतना स्ट्रेस हो गया कि मतलब उसकी वजह से शायद से उसके हार्ट पे भी इफेक्ट आ सकता है। और एवरीथिंग इज रिलेटेड ना, इंटरलिंक तो हर चीज है और रिलेटेड भी भाई, कि अगर एक इशू हुआ तो दूसरे से इशू होना चालू ही हो जाता है। तो उस केस में उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए उसको N2O गैस का स्मेल कराते हैं। तो उसको फेक फीलिंग एक आता है कि भाई कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, सब चीज सही है, ओके। तो क्या हो जाएगा, जब वो रिलैक्स होगा तो फिर बॉडी अपने आप ही रिलैक्स होना चालू हो जाती है, फिर बाकी आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में अपने को रखना नहीं तो मूवी जैसा सोचोगे कि वो हाउसफुल जैसा हंसना चालू हो जाता है, वैसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। तो अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप होगा। तो जैसे आपने मेटल ए लिया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी लिया, तो ए क्या करेगा, अपना खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा और दूसरे वाले मेटल को निकाल देता है। जैसे भी आपने आयरन को अगर CuSO4 से रिएक्ट किया, ये क्या बना देगा अपने को, FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि अभी आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, इवन इसको अगर करना भी चाहेंगे तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे अभी आगे कराऊंगा मैं कभी तुम लोग को। ठीक है, ऐसा बोल के चलते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग ने कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का लैब में सोल्यूशन रहता है ना कॉपर सल्फेट का, उसको बस आपको इसमें बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक बीकर में लेना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, मतलब उस पाउडर फॉर्म में पानी में डिसॉल्व करके, फिर उसके अंदर अपन किल वगैरह होता है ना जो आयरन की, तो देखा रहेगा ना आपने, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ आयरन नेल। ठीक है, तो आयरन नेल को उसके अंदर डिप करके छोड़ देना है, लेकिन कम से कम 24 आवर्स के लिए। तो फिर धीरे धीरे देखोगे तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है इट विल टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, और जो हमारा आयरन का जो किल रहेगा या फिर नेल जो रहेगा उसके ऊपर स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, कॉपर की लेयर आ जाएगी। बट इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि जैसे गैल्वेनाइज हुआ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बस उसके ऊपर लेयरिंग आ गया है। लेकिन उसको अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ का आयरन रिप्लेस हो गया, उसके ऊपर कॉपर की लेयर आ गई। लेकिन उसको जब हम लोग ऐसे रब करते तो निकल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने प्रॉपर बॉन्डिंग किया हुआ नहीं है। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। इसमें अपने को दो तीन चीजें समझ में आया, क्या रहेगा भाई, कि आयरन कॉपर को रिप्लेस करता है, एक समझा। फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू। FeSO4 का सोल्यूशन क्या रहता है, ग्रीन। ये भी ध्यान में अपने को रखना रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मैंने बताया कि यहां पे देखिए आपके पास क्या दिया, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको एक्चुअली आप ध्यान में रख सकते हो ऐसे, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यू मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेट। ऐसे प्लेटिनम भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लेंगे कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी। देखो आपका कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर यहां पे क्या रहेगा, फिर भी क्यू मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेट। तो बीच में वहां पे हम लोग इसके जो रहेगा सोडियम के बाद अपने को डाल लेना क्या, एक लिथियम। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्टो, जेन, फरारी के बाद फिर भी के पहले क्या आ जाएगा आपका, टिन, SN, स्टैनस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को याद रहेगा ना, क्या रहेगा आपका, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यू मिला, सिल्वर, ऑडी, प्लेट। क्या रहेगा, बोलो वापस से, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेट। ठीक है, तो वहां पे अपने को ध्यान में बस क्या रहना रहेगा भाई, कटरीना ने कार मांगा, कार के आगे क्या जाएगा, लिथियम। ठीक है, फिर भी के बाद क्या रहेगा आपका, टिन। ठीक है, फिर भी मिली क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेट। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। तो यहाँ पे प्लेटिनम आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, SN मतलब क्या होता है, स्टैनस। तो रिएक्टिविटी सीरीज का बात करेंगे तो एन अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो अरेंजमेंट हम लोग भाई कौन कितना रिएक्टिव, और आपको हमेशा देखना कि ऊपर का मेटल नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर आप देखोगे तो देखो कॉपर नीचे आ रहा है ना, कॉपर को कौन रिप्लेस कर सकता है, लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मेटल कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं।
ये ध्यान में, द अबव मेटल्स कैन रिप्लेस द मेटल्स विच आर बिलो देम, ठीक है, ये ध्यान। और सबसे रिएक्टिव, अभी आपको 4 मेटल दे दिए, बोला कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो अपने को पता होना चाहिए। मतलब इसमें से ऐसे रैंडम अगर पूछा तो अपने को पता है कि पोटेशियम, कटरीना ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर ऐसा आपको 4 ऑप्शन दिया तो यू शुड नो कंपेयर करने के लिए। जैसे अभी आपको बच्चों दे दिया यहाँ पे कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो आपको दे दिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो यू शुड नो कटरीना ने कार के बाद कार मांगा ऑल्टो जेन, तो कार आपका ज्यादा रिएक्टिव है, जेन लिस्ट रिएक्टिव रहेगा उस केस में। समझा आप लोगों, ये चीज ध्यान में अपने को रखना रहेगा। देन आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, तो इसका क्या होता है, यूज फॉर प्रिडिक्टिंग कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा रिएक्शन होता है, जैसे अबव कैन डिस्प्लेस द लोअर वन। देन इसके बाद क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स दिए हुए हैं। और लास्ट के तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं जिसको हम लोग गोल्ड एंड प्लेटिनम बोलते हैं। जैसे हाँ, सबसे लो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए तो गोल्ड वगैरह जो रहता है 100% प्योर गोल्ड जो रहता है उसकी शाइनिंग जाती नहीं, ठीक है। अभी जैसे कि अभी तो बहुत महंगा हो गया, तो सिल्वर गोल्ड हो गया, इवन प्लेटिनम का भी बीच में सब लोगों ने ऑर्नामेंट यूज करना चालू किया था, जिसको व्हाइट गोल्ड करके मोस्टली सब लोग बेचते थे, लेकिन उसका इतना क्रेज आया नहीं, क्योंकि सब लोग ये सिल्वर और गोल्ड में ही अटके हुए। अभी तो कॉपर भी बिकता है मार्केट में, बट कॉपर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होता है कि भाई देखो ये 3 की रिएक्टिविटी सबसे लिस्ट है, लेकिन कॉपर रिएक्टिव होने की वजह से कैसा रहेगा कि अभी आपने 1 किलो कॉपर लिया हुआ, तो उसके ऊपर सरफेस पे कॉपर ऑक्साइड वगैरह फॉर्म हो जाएगा, तो क्या होता है सरफेस धीरे धीरे टार्निश होने लगता है, तो वहां पे उतना जो अभी जब क्लीन करोगे तो उतना क्या होता है उसमें लॉस होता है, बट ठीक है चलेगा। ओके, अब हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली एंड लिस्ट रिएक्टिव में अपन ले सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव कौन से रहेंगे, कटरीना ने कार मांगा तक रहेगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यू मिली तक अपन ले सकते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, और लिस्ट रिएक्टिव में क्या रहेगा हमारा सिल्वर, ऑडी, प्लेट, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो दे कैन रिएक्ट विथ, यहाँ पे देखो हाइयर टू लोअर रिएक्टिविटी डिवाइड किया हुआ है। ओके सालेल, चलो अब जाते हैं आगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये तो एकदम पपलू पपलू से रिएक्शन है जो बचपन में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे क्या दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका, न्यूट्रल इन नेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगेन कैसे इसका समझता है कि एसिडिक है कि नॉन एसिडिक है, तो अभी आप देखो CO2 को अगर वाटर में डालोगे तो ये क्या बना देगा हमारे पास H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और SO2 को अगर आपने वाटर में ऐड किया तो एक बना देगा हमारे पास H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इनफैक्ट बच्चों यही एक रीजन होता है कि जब हम लोग ऑनियन वगैरह कट करते हैं ना, इसको बाद में बैलेंस करना पड़ेगा, ऑनियन वगैरह कट करते हैं तो अपने आईज में देखो टीयर्स आता है। स्पेशली अगर हम लोग ने, जैसे ऑनियन के 2-3 टाइप होते हैं, नॉर्मल ऑनियन होता है और एक क्या होता है पाकिस्तानी ऑनियन होता है। जैसे जो पिंक अभी हम लोग जो खाते हैं वो हाइब्रिड वाला खाते हैं, जितने भी आप ऑनियन खाते हो सब हाइब्रिड वाला, बट ओरिजिनल ऑनियन इज प्योरली पिंक कलर का जो होता है, जो कभी कभी मिलता है और उसका कॉस्ट थोड़ा महंगा होता है, दैट इज मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए उसको पाकिस्तानी ऑनियन भी बोलते हैं। तो उसको जब भी कट करोगे तो उसमें से फिर आपके आईज में से टीयर्स आता है, बिकॉज कि जो उसको जब कट करते हैं तो उसके जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। तो सल्फर एयर के कांटेक्ट में आता है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड अभी एयर में क्या हो गया, गैस फॉर्म में हो गया। फिर वो अपने आइस के मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑब्वियसली बात एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेड में हो जाता है, इसलिए फिर अपने को ऐसा जलन जैसा फील होता है, फिर अपना टीयर ग्लैंड एक्टिव होता है, फिर उसको डाइल्यूट करके निकल जाता है। इसलिए जब भी पहले जब आपको जलन होता है तो थोड़ी देर बाद आइस देखोगे तो ठंडा फील होगा, क्यों, क्योंकि अचानक में टेम्परेचर रेज हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था वाला, और टेम्परेचर रेज हुआ था और फिर टीयर ग्लैंड के टीयर्स की वजह से क्या हो गया, एकदम टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए कूलिंग फील होता है, ठीक है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, तो अब आ जाते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ वाटर। अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या दे देगा अपने को, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे देगा, है ना। ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा, ठीक है। चले आगे, हेलो जी, चलो तो यहां पे हमारे पास वाटर के साथ तो बाकी सब रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कौन रिएक्ट करता है, हैलोजन। जैसे ले सकते हो इसमें एग्जांपल तुम लोग क्लोरीन, क्लोरीन को
हाँ चलो ये बहुत अच्छा हो गया। अभी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो अपन ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको क्लोरीन को कंसीडर ज्यादा करते हैं, ब्रोमीन को भी आयोडीन को जितना ज्यादा कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं। क्लोरीन को क्यों कंसीडरेशन में लेते हैं? क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन आपने सुना रहेगा, क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन, पता है कि नहीं पता है? कपड़े को अगर व्हाइट कपड़ा रहेगा, अगर उसके अंदर दाग लग गया तो अपन जो लेते हैं ना, आला वगैरह जो आता है, आला के अंदर क्या होता है? क्लोरीन ही होता है। बस वो ब्रांडिंग होती है कि भाई आया नया उजाला 4 बूंदों वाला ये सब रहेगा ऐसा, बट एक्चुअली क्या होता है, वो जो होता है कि उसके अंदर क्लोरीन कंटेंट ही होता है। तो क्लोरीन कैसे करता है? तो देखिए आपका ये जो क्लोरीन जो वाटर से रिएक्ट करेगा ना, तो ये बना देता है HOCl एंड HCl, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। फिर ये HOCl जो रहता है अगले स्टेप में ब्रेक होके बना देता है HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो आपका रहता है कलरिंग या कलर्ड मटेरियल के साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ये बना देता है अपने पास कलरलेस मटेरियल। कलरलेस मटेरियल, तो ऐसे इसका डीकलराइजेशन का काम करता है। जैसे भी ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, तो ब्लीचिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ना, तो वैसे ही यहां पे क्लोरीन भी हमारा ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। लेकिन इसके भी एक्टिविटी के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है? वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। ड्राई ब्लीच भी होते हैं, जैसे आपके जो ये SO2 वगैरह से जो ब्लीचिंग होता है उसको ड्राई ब्लीचिंग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि गलती से भी SO2 से अगर ड्राई ब्लीचिंग कर रहे हो, गलती से भी कपड़े में कहीं पे मॉइस्चर रहा तो SO2 वहां से कांटेक्ट में आते इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड और तुरंत वहां पे हो जाएगा होल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होता है आपका? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसीलिए तो देखो अभी हाथ पे आपके अगर एसिड देखो, मेन अगर हम लोग 3 एसिड का बात करते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग जनरली लैब में यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट जनरली अपन 3 यूज करते हैं। एक होता है HCl, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3। HCl अगर हाथ पे गिरा तो ज्यादा ज्यादा आपका हाथ जलेगा, ठीक है। HNO3 अगर हाथ पे गिरा तो आपका हाथ पूरा पीला कलर का हो जाएगा, ऊपर की स्किन जो रहेगी वो येलो कलर की हो जाती है, बिकॉज इसका जो प्रोटीन रहता है इट गेट कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथोप्रोटीन। बट फिर भी एटलीस्ट ये क्योरेबल है, मतलब कि चलो भाई, क्योंकि हम लोग लैब में भी जब आप लोग जाओगे 11th 12th में जब प्रैक्टिकल करते रहोगे ना, तो ज्यादा प्रैक्टिकल जब करते हैं तो अपने हाथ पूरे ऐसे पीले पीले हो जाते हैं पूरे, तो वो क्या हो जाता है हम लोग का ज़ैंथोप्रोटीन में कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस जो होता है वो H2SO4 होता है। अगर आपके H2SO4 कहीं पे यहाँ पे गिरा तो वो सीधा अंदर घुसते जाएगा, क्योंकि वो सीधा वहां का पानी इवापोरेट करते रहेगा, जब तक वो डाइल्यूट होएगा नहीं तब तक वो अंदर जाते रहता है। इसलिए जो बीच में, अभी तो थोड़े कम हो गए, लेकिन बीच में जो एसिड अटैक का ट्रेंड आया था, किसी को ये अभी वैलेंटाइन डे वगैरह आ रहा है, भाई प्रपोज किया, नहीं बोली ये ले, तो जो एसिड जो थ्रो करते थे दैट इज व्हाट? H2SO4, बिकॉज अपने बॉडी पूरा पता है कि 70% वाटर से ही बना हुआ है, तो वो क्या हो जाता है कि जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वहां क्या करेगा, वो पानी पूरा खींच लेगा। पानी खींचेगा तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चालू होता है? डिफोल्डिंग या डैमेज होना चालू हो जाता है। इसलिए उसका क्योर वही रहता है कि उसी वक्त इमीडिएटली अगर किसी ने उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर जितना पानी हो सकता है उतना पानी अगर पोर कर दिया तो शायद से सामने वाले का फेस बच सकता है, लेकिन उतना पानी मिल नहीं पाता। फिर किसी का हुआ तुरंत अपन बिस्लरी खरीदने जाएंगे, भैया 30 रुपये, तब तक तो काम खत्म। तो बहुत डेंजर होता है, बट और अभी भी लेकिन स्टिल ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब 20 रुपीज लीटर मिलता है, तो इसलिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन ये सब चीजें रिस्की है अभी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट थोड़ी चीजें सुधारी है, जैसे भी पहले क्या होता है, अगर मार्केट में नहीं मिला तो लोग बैटरी वगैरह में से निकाल लेते थे, लेकिन अभी बैटरी जो होता है ड्राई बैटरी आ गया, तो उसके अंदर वो एसिड मिलेगा ही नहीं, तो टेंशन नहीं। ठीक है, प्लान वगैरह मत कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी देखिए Cl2 एंड HBr, ये अभी इसमें भी अगर हेलोजन फैमिली में देखते हो तो आपका क्या हो जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, ऐसे याद रखना रहेगा ना, क्या रहेगा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। या फिर अगर आप अस्टेटाइन भी लेते हो तो रहेगा फर्स्ट क्लास बिरयानी IA। तो द रिएक्टिविटी ऑफ द, ये जो अबव एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, अपर एलिमेंट रिएक्टिविटी इज मोर एज कंपेयर टू द लोअर एलिमेंट।
इसलिए क्या हो जाता है कि अगर हमारा क्लोरीन को हमने HBr से ट्रीट किया तो Br को निकाल देगा और खुद आ जाएगा। ब्रोमीन को अगर आयोडीन के साथ ट्रीट किया, आयोडीन के एसिड के साथ ट्रीट किया तो आयोडीन को रिप्लेस करेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, बट हैलोजन वाले रिएक्शन दिखा दे। जैसे भी Cl2 को HBr से ट्रीट किया तो क्या किया इसने, HCl बना दिया, Br2 ले लिया। अभी आपने Br2 को लिया और HI से ट्रीट किया तो ये क्या दे देगा अपने को, HBr एंड I2। ठीक है, देन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये तो एकदम पपलू वाला रिएक्शन है ना। जैसे अभी हाइड्रोजन को अगर आप सल्फर से करते हो तो H2S निकलता है। सबसे गंदी स्मेल होती है H2S की, सड़ा हुआ अंडा, अंडा नॉर्मल वाला भी नहीं, सड़ा हुआ। जो लैब में अगर आप जाओगे तो कंटिन्यूसली एक स्मेल आती रहती है। तो अगर आपके लैब में क्या हो जाता है कि वो लोग H2S हमेशा बनाते रहते हैं, तो लास्ट में ऐसा लगा रहता है, चेंबर रहता है जहां पे H2S प्रिपेयर होते रहता है, तो उसकी गैस स्मेल आती रहती है। और फिर आता है नेक्स्ट N2 + 3H2 गिव्स यू व्हाट, अमोनिया। तो मेरे को तो लगता है ये रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है ना। अमोनिया का भी स्मेल सबने लिया रहेगा। वॉशरूम में जब जाते हैं तो जो गंदी सी स्मेल आती है अगेन वो भी क्या होता है आपका, अमोनिया, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, यूरिया, यूरिया इज रिलेटेड टू यूरिन। तो वहां पे भी अगर सर्दी जोर से हुआ है, आंखों में से पानी आएगा, सर्दी क्लियर होता है, ऐसा बोलते हैं बट पता नहीं। चल, लेकिन सार्वजनिक में जाना पड़ेगा फिर। चलो अब आ जाते हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड का। तो ये तो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में भी थोड़ा सा डिस्कशन होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे अभी देखिए यहां पे आपने सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, क्लोरीन का क्या होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, 2,8,7। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों तो यहां पे देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर, इसके अराउंड ऐसा ऐसा हमारे पास रहेगा। यहां पे भी देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर, इसके अराउंड ऐसे हमारे पास रहेंगे। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं तो चलो, अगर मैंने इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिए व्हाइट कलर से, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब वहीं पे इधर पे अगर ले लेते हैं अपन तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब क्या हो गया बच्चों, यहां से जो है ना इलेक्ट्रॉन एक यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब जब ट्रांसफर हो जाएगा तो अब सोडियम की कट गई है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2,8, तो इधर पे क्या आ जाएगा, कटायन। अब Cl भाई कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, अनायन। तो ये हो जाएगा 2,8,8। तो अब यहां पे स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा न्यूक्लियस और 2 शेल। इधर पे हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यहां पे अपने पास डबल शेल, देयर इज न्यूक्लियस 1, 2, 3। तो यहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं तो यहां पे आ जाएगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बस ये कर लेना। जैसे भी NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 वगैरह हो गया, तो ये सब अपने आयनिक कंपाउंड में अपन ले सकते हैं और इनको बनाने के लिए आ सकता है ऐसा, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस वगैरह। जैसे भी आपने MgCl2 ले लिया अगर, तो मैग्नीशियम आपने यहां पे ले लिया, यहां पे क्या ले लिया बच्चों, क्लोरीन। तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा भाई, 12 है, 17 है, यहां पे 17 है, तो ये हो जाएगा 2,8,7। यहां पे हो जाएगा 2,8,8, ये हो जाएगा 7 रहेगा। यहां पे रहेगा 2,8,2। तो अब इसका यहां पे स्ट्रक्चर अपन बना देंगे, तो न्यूक्लियस, फिर यहां पे फर्स्ट सेल, फिर सेकंड शेल और ये रहेगा थर्ड शेल। यहां पे न्यूक्लियस, फिर यहां पे फर्स्ट सेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल।
फिर यहां पे रहेगा न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। फिर इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। इधर पे हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो रहेंगे इनके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे देगा तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, नया इलेक्ट्रॉन 2,8,8, तो यहां पे -1। यहां पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2, मैग्नीशियम का यहां पे कितनी बार घटा, 2 बार घटा, तो यहां पे +2। ठीक है, एक बार कटे तो अच्छी बात है, बार बार कटे तो फिर आदत हो जाएगा। तो यहां पे रहेगा 2,8। चले आगे, चलो बहुत बढ़िया किया। अब यहां पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है अपना फॉर्मेशन हो गया, प्रॉपर्टीज। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो एक बार कैसा हो गया, जैसे भी बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप रिलेशन मेंटेन करे रहे हो, दैट इज व्हाट स्ट्रांग। अब म्यूचुअल वाले में, मतलब दोस्ती यारी में अगर अपन ने पैसा लिया हुआ है तो अपन देना ही नहीं चाहते ना, वैसा हो जाता है, मांग 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 के सामने वाला थक जाएगा, लेकिन उसमें उल्टा रिश्ता गड़बड़ भी होने लगता है। इसलिए कभी भी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जहां पे एक बार लॉस और गेन वाला हुआ है तो वहां पे क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, ये देना। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना पड़ेगा भाई, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब भी दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अपन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर ब्रिटल एंड हार्ड। जैसे भी सॉल्ट होता है, आपने नमक को ऐसे प्रेस किया तो सॉल्ट क्या होता है, ऐसे दिखता है हार्ड है, लेकिन उसको अगर अपन प्रेस करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, वो ब्रेक होता है। ठीक है, क्यों ब्रेक होता है, कभी सोचा? ऐसा थोड़ी ना कि नमक है मेरे को तो ब्रेक होने का है, ऐसा नहीं है। वहां पे देखोगे आपका क्या होता है कि अगर हम लोग NaCl का बात करेंगे ना बच्चों, तो उसमें बहुत लॉजिकल चीजें होती है। देखिए आपके पास Na+Cl- Na+Cl-, मैं एक ही लेयर बना के बता, चलो दो ले लेते हैं, Cl- Na+Cl- Na+, फिर वापस से क्या रहेगा आपके पास, Na+Cl- Na+Cl-। तो देखो यहां पे अगर अपन नोटिस करते हैं तो मेरे पास जो है बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन रहेगा, निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्शन रहेगा, एंड पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, जैसे आप प्रेस करते हो, ऐसा आपने फिंगर से प्रेस किया, अजीब फिंगर है बट ठीक है, ठीक है, यहां से आपने फिंगर से अपने प्रेस किया, तो ये जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, आपने नाम सुना रहेगा बहुत सारा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना रहेगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स। जब आप सॉल्ट को जब प्रेस करते हो, दोनों तरफ से जब फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स। तो जब उसको आप प्रेस करते हो तो जैसे ही आपने प्रेस किया, तो देखिए पहले आपका ये दूर दूर था, अब क्या हो गया भाई कि ये Na+Cl- Na+Cl-, चलो ठीक है, ये Cl- Na+Cl- Na+, ये चलो ऊपर की लेयर हो गई। अब क्या हो गया कि ये जो Na+ वाली लेयर है ना, सरक के यहां पे आ गई, Na+Cl-, तो अब एक दूसरे के नीचे आ गया ना। अब एक दूसरे के नीचे आ गया तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसलिए वो टूट जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका कोई भी चीज मेटल है तो मेटल में आप जितना भी हैमरिंग करते हो तो थिन शीट फॉर्म करते जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें शेयरिंग फोर्स का कुछ भी इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि वहां पे चार्जेस का कुछ गेम ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज पता रहनी चाहिए। अब आ जाता है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका भी, इसको देखो, एक तो आप इलेक्ट्रो, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का रहता है उनका हाई रहता है। लेकिन एज ए एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो जो रोड पे मक्का वगैरह भुनता है वो किस में भुनता है, सॉल्ट में भुनता है।
जो रोड पे मिलता है ना, हम लोग जो पॉपकॉर्न जो थिएटर में खाते हैं, इतना सा पॉपकॉर्न 800 रुपए का, बात की बात है। जो 20 रुपीज वाला मिलता है वो किसमें भूनता है? वो सॉल्ट में भूनता है। सॉल्ट में क्या हो जाता है कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होने की वजह से उसको अच्छा खासा हीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, बट सर खाना की कुकिंग के वक्त भी तो उसमें सॉल्ट डालते हो तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। बट वो मेल्ट होता है क्या? नहीं, वो डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होता है। बोलोगे पानी नहीं रहा फिर भी डिजॉल्व हुआ, सब्जी तो फिर भी तो उसके अंदर मॉइस्चर तो रहता ही है ना, वाटर कंटेंट तो रहता ही है ना। ठीक है, ये ध्यान में रखें। फिर इसके बाद आता है इनका सॉल्युबिलिटी। तो यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। इसमें देखिए ना एक लॉजिक फॉलो होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का। जनरली क्या होता है कि अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन यहां पे क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे हमारा वाटर जो होता है पोलार होता है, ऑक्सीजन को चार्ज निगेटिव होता है, हाइड्रोजन को चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन NaCl अगर लेते हो तो NaCl में भी क्या होता है? प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए नमक क्या होता है? पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। इनफैक्ट इतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी होता है कि उसको अपन डेड सी मॉडल वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नमक को तेल में सिर्फ डाल के देखा तो डिजॉल्व होगा नहीं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कंडक्टिविटी। तो सॉल्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बोलो। सॉल्ट जो होता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि फॉर द कंडक्टिविटी देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन लिंक्ड नहीं रहते, ऐसे फ्रीली मूव कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपने अगर सॉल्ट को मोल्टन स्टेट में किया, मोल्टन बोल सकते हो, फ्यूज स्टेट बोल सकते हो, या फिर उसको आपने पानी में डिजॉल्व करके एक्वियस सोल्यूशन बनाया, तब उसके अंदर क्या होता है? कंडक्टिविटी डेवलप होता है। हाँ, सेमी सॉलिड स्टेट, except solid state, in any state it is going to conduct the electricity, whether it is semi solid state, molten, fused state or aqueous state. ठीक है, in all the state it is going to conduct the electricity, बस solid state में कभी भी conduct करेगा नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं मेटलर्जी टॉपिक का अगला पार्ट। इसमें देखो बच्चों, हम लोगों ने पहले रिएक्टिविटी सीख लिया, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, वो सब चीजें तो हम सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से आपने सबने मास्टरी भी कर ली है उसके बारे में। अभी जो हम लोग करने वाले हैं कि मेटलर्जी में बेसिकली कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, भाई मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि देखो गोल्ड जो होता है गोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गोल्ड अगर नेचर में मिलेगा तो क्या रहेगा? गोल्ड फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेटल्स का बात करते हो, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो कभी भी क्या रहेंगे? एक मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स में सबसे ज्यादा इंप्योरिटी होता है, और जो मिनरल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें थोड़ी प्योरिटी ज्यादा रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओर्स। ये सब चीजें अपन डिस्कशन करने वाले, कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस टू प्योरीफाई द प्योर मेटल फ्रॉम द इंप्योरिटीज, और कैसे हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में। तो बच्चों मेटलर्जी, इसमें देखिए अगर देखोगे तो डेफिनेशन छोटे छोटे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने ओन वर्डिंग में रख सकते हो, लेकिन उसके की पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी तो यहां पे क्या रहेगा? द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को जो हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोसेसेस यूज करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मतलब मेटलर्जी को अपने ओर्स में से ऑब्टेन करने का जो भी प्रोसेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। सर ये ओर्स क्या होता है, मिनरल क्या होता है, गैंगीव क्या होता है? तो देखो भाई कि अगर नेचर में अगर आप बात करोगे किसी भी मेटल का, तो नेचर में मेटल का एग्जिस्टेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जिसमें प्योरिटी जो रहेगी 20 से लेके 80-85% तक मेटल की प्योरिटी रहती है। अब मिनरल्स में भी ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम लोग मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें इंप्योरिटी का लेवल इतना ज्यादा 70-80% नहीं रह के वहां पे 20%, 30% या 45% वगैरह तक है, उसको अपन बोलते हैं ओर्स। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना रहेगा? मिनरल, यहां पे पहले तो मिनरल देख लेते, क्या रहेगा? द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर along with the impurities are called minerals। और मिनरल्स में से भी जो सबसे प्योर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या रहेगा? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली, और यहां पे यूज कर सकते हो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, उसे अपन क्या बोलते हैं? ओर्स। और जो भी उसके अंदर जो कचरा रहता है, मिट्टी पत्थर जो भी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंगीव। तो गैंगीव का डेफिनेशन अगर देखो क्या बोला है? ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड,
rocky substance along with the metal compound and these impurities are called gangue. ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे प्योरीफाई करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। इसको सबने एटलीस्ट रील वगैरह में तो देखा ही रहेगा। आजकल ट्रेंड चलते रहता है कि ऐसे पूरा माउंटेन पे से, ऐसा पहाड़ पे से पूरा येलो येलो मटेरियल गिरते रहता है, फिर एक बंदा ऐसा पूरा जाली वाला लेके जाता है, फिर उसमें ऐसे विलफ्लेटेबल टाइप रहते हैं, तो उसको एक सा वहां पे से पानी फ्लो होते रहेगा, फिर उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे निकलते जाएंगे और नीचे नीचे उसको येलो कलर के ऐसे पार्टिकल कलेक्ट होते रहे। दैट इज नथिंग बट व्हाट, गोल्ड। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन मेथड बोलते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बोल सकते हो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं विलफ्लेटेबल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पूरा जाली टाइप रहता, मतलब जाली टाइप नहीं बोल सकते, ऐसे इसमें बीच बीच में से ग्रूव्स रहते हैं, तो यहां से पूरा फ्लो होके मटेरियल यहां से आता है। तो जो ग्रूव्स वाला पार्ट रहेगा, मतलब ऐसे उठा हुआ जो पार्ट रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे 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 रहता है। तो यहां से जो भी चीजें रहता है और जो भी हमारा जो भी अपने को एक्सट्रैक्ट करना रहेगा मेटल, मतलब कचरा वगैरह के साथ में आते रहता है ना बच्चों, तो जो मेटल वगैरह जिसको भी एक्सट्रैक्ट करना रहेगा वो मेटल अपना यहां पे ऐसे कलेक्ट होते जाता है, बीच बीच में ऐसे फंसते जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विलफ्लेटेबल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहां पे क्या होता है, ore is washed on the inclined and vibrating table with riffles। तो ऐसे वाइब्रेट होते रहता है, वाइब्रेट होते रहेगा तो जो भी ऊपर का डस्ट पार्टिकल रहेगा, कचरा वगैरह निकलते जाता है, और जो ग्रूव्स में रहेंगे हमारे जो स्पेसिफिक मेटल रहते हैं वो क्या होते हैं, सेटल होते रहते हैं। तो इन दिस मेथड सेपरेशन द इन्फ्लेटेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो थिन वुडन रिफिल्स ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। तो ये सब चीजें तो अपन जस्ट रीड करेंगे तो भी समझ जाता है, मेथड समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो यहां पे डायग्राम जैसे आपको क्लियरली दिख रहा ही नहीं दे रहा होगा, बट आपके टेक्स्ट बुक में तो क्लियरली ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या कर देते हैं कि हमारे पास देखिए ये पूरा ऐसे चेंबर रहता है, यहां पे इस चेंबर में हुपर लगे हुए रहते हैं, इधर से मटेरियल क्या रहता है, जो भी आपका जिसमें भी ओर्स वगैरह जो है, मिनरल्स का जो ओर वाला पार्ट है, उसको अपन क्या करते हैं, एकदम क्रश करते हैं, क्रश करके एकदम पाउडर फॉर्म में डालते हैं, और पाउडर फॉर्म में डाल के यहाँ पे पोर करते हैं, और यहां से पानी को एकदम प्रेशर में उसके ऊपर फेंकते हैं। अब प्रेशर में फेंकते हो तो इट इज व्हाट, जैसे भी आपने समझो कि नहीं क्या, स्टोन्स लिया, स्टोन्स के ऊपर डर्ट लगा हुआ है, डर्ट को अगर आपने ऐसा पानी पे ऐसा फेंका, पानी या फिर आपने ऐसा वॉश कर रहे हो, वॉश करो तो क्या होता है, अभी अपने हम लोग बाइक वगैरह भी जब वॉश करते रहते हैं तो क्या होता है, जिस उसके ऊपर का डस्ट पार्टिकल निकलते जाता है। सेम समझो टेक्नोलॉजी यहां पे भी यूज होता है। मतलब आपने मटेरियल लिया जिसके ऊपर पूरा डस्ट वगैरह रखा है, कचरा पूरा लगा, उसको आपने क्रश किया, और क्रश करके ऊपर से आप डाले जा रहे हो, नीचे से पानी का एकदम प्रेशर मार रहे हो। अब प्रेशर मारो तो क्या रहेगा, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसके अंदर का डर्ट पार्टिकल है ऊपर से ही ऐसे वॉश आउट के होके गिर जाता है, और जो हमारे पास प्योर मटेरियल रहेगा वो नीचे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे सेटल होते जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और जो रहेगा यहाँ पे सेटल होते रहेगा, और गैंग्यू मटेरियल और जो कचरा रहेगा वो साइड में निकलते रहेगा। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। जैसे अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बोला है कि a forceful jet of the water separates the lighter gangue from the heavy ore particle. The hydraulic separation method is based on working of a mill. ठीक है, तो there is tampering vessel similar to the used in the grinding mill. तो यहाँ पे देखिए क्या कर देते रहते हैं कि हमारे पास एक ग्राइंडिंग मशीन लगा रहेगा, जिसमें ओर डालोगे वो ग्राइंड होके यहाँ पे गिरेगा, यहां से गिर के नीचे आएगा, और फिर यहां से वाटर का एकदम फोर्सफुली वाटर जाता है, जेट स्प्रे जाता है। तो यहां से जब जेट जाता है तो जो भी उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल रहेंगे वॉश आउट होकर यहां से निकल जाएंगे, और हैवी पार्टिकल नीचे सेटल होता है। और हैवी पार्टिकल मोस्टली क्या रहेंगे, हमारे ओर्स रहेंगे, और जो इंप्योर पार्ट निकलेगा वो क्या रहेगा, आपका गैंग्यू, दैट इज कचरा। ठीक है, यहां तक ओके। तो ये सब पॉइंट्स अपने को रीड कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, लेकिन ये मेथड किसके लिए होता है, हाँ मैग्नेटिक ओर बोल सकते हो, जिसके अंदर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। मेटल्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेटल्स में भी बहुत सारे जो होते हैं कि जो इजिली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, कोई कोई इजिली अट्रैक्टेड नहीं होता है। तो ये ऐसे ओर्स होते हैं, मेनली अगर बात करोगे तो जो आयरन के ओर रहते हैं या फिर आयरन कंटेनिंग ओर रहते हैं, उसके लिए अपन स्पेसिफिकली ये मेथड यूज करते हैं। तो यहां पे देखोगे तो क्या रहेगा, इधर पे दो व्हील लगा रहेगा, ठीक है,
और इसके ऊपर एक रोलर लगा रहेगा, कन्वेयर बेल्ट टाइप का कन्वेयर बेल्ट लगा रहेगा। यहां से क्या कर देते हैं कि हमारे पास पाउडर और इसके ऊपर डालते रहते हैं। तो इस जो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा है, एक किसका लगा है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल का लगा है। किसका लगा है, मैग्नेटिक मटेरियल का। तो मैग्नेटिक जैसे यहां से जैसे ही क्रश फॉर्म में और यहां पे गिरेगा, एक्चुअली ए मेथड को यूज करने से पहले हम लोग पहला वाला मेथड यूज करते हैं। कौन सा, हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला। हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला जब करते हैं तो उसके अंदर के डस्ट वगैरह निकल जाते हैं। फिर इस मेथड के लिए हम लोग लेकर आते हैं सेकंड स्टेप में बोल सकते हो। फिर यहाँ पे क्रश करके हम लोग उसको जब डालते हैं तो यहां से जो रहेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वो सरफेस के ऊपर रहेगा, और मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस कन्वेयर बेल्ट पे स्टिक होते जाता है और स्टिक होके इसके साथ घूमते रहेगा और यहां से गिरते जाएगा यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मटेरियल, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वहां से सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो एक हमारा हो गया विलफ्ले टेबल जिसमें ग्रूव्स होते हैं, और उसको हम लोग कैसे नहीं कैसे कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहेगा, तो जो ग्रूव्स में हमारे मेटल फंसते जाएंगे, और नॉन जो हमारे जो गैंग्यू मटेरियल रहते हैं वो क्या होते जाते हैं, वॉश आउट होते जाते हैं। फिर हमारा है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें हम लोग ने क्रश करके पार्टिकल को डालते हैं और पानी का यहाँ पे जेट स्प्रे डालते हैं, जिसके वजह से जो भी गैंग्यू मटेरियल रहेगा ऊपर से वॉश आउट हो जाएगा, और अपने मेटालिक मटेरियल या फिर जो ओर्स या कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स बोल सकते हो वो नीचे सेटल आउट हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हमारे पास दो ऐसे व्हील लगे रहते हैं और इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, और इसके ऊपर पाउडर्ड ओर डालते हैं। तो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट एक साइड में डाला जाएगा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट होते जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड को जनरली मैं कैसे बताता हूं कि इसको किसी ने भी आप लोग में से ये पता रहेगा, आप लोग को दही में से मस्का कैसे निकालते हैं, लोनी बोलते हैं ना अपने मराठा में, तो वही समझो सेम प्रोसेस यहां पे यूज होता है। तो यहां पे जो काम का चीज होता है, लोनी कहां पे रहता है, नीचे सेटल आउट होता है कि ऊपर आता है, नहीं, ऊपर होता है। तो इसमें कैसे हो जाता है, जैसे आपने दही लिया, दही को अपन ऐसे जब ऐसे मथते हैं, उसके अंदर पानी डाल के करते हैं, तो ऊपर देखो एकदम फ्रोथ फॉर्म होता है। जो फ्रोथ फॉर्म होता है उसको ही कलेक्ट करके निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, लोनी। तो सेम मेथड यहां पे यूज होता है। इसके अंदर जो भी और रहेगा उसके अंदर टर्पेंटाइल ऑयल वगैरह रहता है, जो अलग अलग ऑयल के, पाइन ऑयल वगैरह रहता है, टर्पेंटाइन ऑयल बोल दिया, पाइन ऑयल रहेगा। ठीक है, पाइन ऑयल वगैरह उसके अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं। मोस्टली जो सल्फर कंटेनिंग ओर होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, आयरन पायराइट हो गया, तो ऐसे ओर्स जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट रहता है उसके अंदर पाइन ऑयल मिक्स करते हैं, और फिर उसको ऐसे हम लोग पूरा, और फिर वहां से क्या फॉर्म होता है, फ्रोथ। और जो फ्रोथ फॉर्म होता है, फ्रोथ के अंदर जो रहता है आपका मेन ओर, जिसमें से अपने को मोस्टली जो अपना मेटल जो एक्सट्रैक्ट करना है वो फ्रोथ में आ जाता है, और नीचे जो रहता है आपका कचरा निकलते जाता है। तो यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन उसको टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि फ्रोथ यहाँ पे क्या होता रहता है, फ्लोट होता रहता है। अभी इसमें तो डायग्राम में बहुत अच्छा सा दिख रहा है, बट एक्चुअली बहुत गंदा सा ऐसा दिखता रहता है। इट इज लाइक जैसे अभी आपने जो व्हीकल वगैरह रहता है ना, बाइक वगैरह के जो ये काला काला तेल रहता है ना, वैसा ही समझो कि उसमें पूरा एकदम उसको झाग जैसा अगर कर दिया तो वैसा ही वो दिखाई देता है, लेकिन दैट इज ब्लैक गोल्ड यू कैन कंसीडर, क्योंकि मेन मटेरियल तो उसी में से, तो उसी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर अगले स्टेप पे लेके जाया जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो जिनको ये नहीं पता था कि भाई लोनी जो होता है ऊपर होता है, पता चल गया रहेगा, है ना। ये चीज एक्चुअली बहुत जन को क्या लगता है कि, लेकिन अभी जैसे भी ग्लास वगैरह में छोटा मोटा बना रहे तब तो साइड में भी लगता है, बट वो साइड में लगता है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी में रहता है। तो दही में कैसा हो जाता है कि जो हम लोग छाछ वगैरह पीते दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मेन जो ऊपर रहता है, ऊपर फ्रोथ में ही अपने मेन मटेरियल, जैसे कि अपना हो गया मस्का जिसको हम लोग लोनी बोलते हैं, तो ये सब चीजें क्या रहता है, ऊपर ही रहता है। फिर वो लोनी को कनेक्ट करते हो, फिर जाके उसका घी बनता है। घी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, एक होता है मलाई वाला घी, जो दूध का मलाई निकाल के बनाते हैं, बट लोनी से जो घी बनता है दैट इज मोर कॉस्टली, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करने का मेथड भी बहुत ज्यादा होता है, और वो 1 लीटर वो ऐसा वाला अगर घी कोई भी आज के टाइम पे 2000-3000 के लीटर के नीचे अगर दे रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो नकली घी है। हम लोग लेके भले खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई सस्ता है, बट घी मतलब एक्चुअल कॉस्टिंग शुड बी अबव 1000 के ऊपर है तभी समझने का ओरिजिनल घी है, अदरवाइज कुछ भी घी है, बाकी तो चलते ही रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाता है बच्चों, फाइनली ग्राउंड ore is mixed with a large amount of water in a tank
एडिटिव लाइक वेजिटेबल ऑयल, जिसमें हम लोग पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल आर एडेड टू हेल्प टू फॉर्म द फ्रोथ। इसमें क्या किया आपने, क्रश किया, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल लाइक पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, मोस्टली पाइन ऑयल ही यूज करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल थोड़ा महंगा आता है। फिर इसके बाद अंदर डाल के फिर एजिटेटर से ऐसे अपन घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। फिर इसके ऊपर घुमाने की वजह से धीरे धीरे ऐसे फ्रोथ फॉर्म होता है, जो फ्रोथ यहाँ पे ऊपर आ जाता है, फिर फ्रोथ यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, और जितनी भी हमारे पास इम्प्योरिटीज वगैरह रहता है, इम्प्योरिटीज मतलब क्या, गैंग्यू, वो सब क्या होता है यहाँ से साइड से वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, ये मेथड अपने को पता होना चाहिए। अब हाँ, ऊपर जो रहेगा हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ ओर बोल सकते हो, लाइक वी आर यूजिंग ओर दैट विल बी हैविंग लाइक कंटेंट ऑफ द मेटल 80%, इवन 70%, 60% भी हो सकता है। बट आफ्टर डूइंग द कॉन्सेंट्रेशन, ये जो हम लोग 4 मेथड जो यूज करें, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, ये उसको कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए भाई, कि पहले समझो 60% प्योरिटी थी, तो अभी उसकी प्योरिटी बढ़ के 80%, 90% हो जाएगी, मतलब प्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हम लोग ओर नहीं बोल सकते, वी कैन से इट एज व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, बिकॉज ओरिजिनली ऑल्सो वी आर यूजिंग ओर्स ओनली, बट अभी जो मिलेगा वो क्या रहेगा अपने पास, कॉन्सेंट्रेटेड ओर रहेगा। बट कोई कोई ओर ऐसा भी रहता है जिसका कंटेंट बहुत कम रहता है लेकिन कॉस्टली रहता है। जैसे अभी आपने 1 kg लिया, तो 1 kg में शायद से ऐसा हो सकता है कि 50 ग्राम ही अपने काम का ओर हो, लेकिन कॉस्टली है तो उसको भी एक्सट्रैक्शन के लिए लेके जाते हैं। लेकिन मेनली जैसे भी आयरन वगैरह के जो ओर होते हैं, तो उसमें कैसा होता है, जहां पे भी एक्सट्रैक्शन होगा तो वहां पे क्या रहेगा, 80%, 90% उसमें आयरन कंटेंट, कॉपर कंटेंट वगैरह रहता ही है। ठीक है, तो इसलिए इजिली अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनके कॉस्टिंग इतना ज्यादा होता नहीं। आयरन जैसे आज के टाइम पे भी लेने जाओगे तो 200 रुपये किलो मिल जाएगा। अभी कॉपर का थोड़ा सा महंगा होता तो 2000 रुपीज केजी मिल रहा है। अभी सिल्वर महंगा हो गया, सिल्वर तो बीच में तो कुछ ज्यादा ही रेट भाग गया, बट एक्चुअली सिल्वर जो रहता था 60-70 रुपीज, 70,000 केजी होता था बीच में, तो कितना हो गया था, 4,10,000 केजी हो गया था। फिर गोल्ड का अगर बात करते तो गोल्ड, और गोल्ड की सबसे बेस्ट यही प्रॉपर्टी है, उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। मतलब आपने गोल्ड एकदम शाइनिंग गोल्ड, उसका ज्वेलरी भी बना के आज आपने रख दिया, तो उसको 10 साल बाद भी देखोगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लाइक अभी गोल्ड में भी हमारे पास क्या हो जाता है कि प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, तो जितना ज्यादा प्योर गोल्ड होता है उतना सॉफ्ट मेटल होता है, तो इसलिए उसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं 916, जो हम लोग बोलते हैं हॉलमार्क वाला, तो 22 कैरेट उसको बोलते हैं, तो उसकी प्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वो सॉफ्ट मेटल रहता है। लेकिन अगर आपने वो केडीएम वगैरह वगैरह गोल्ड लिया तो इजिली टूटता नहीं। हाँ, वैल्यू के हिसाब से हॉलमार्क इज वैल्यूएबल, बट हम लोग का जो ये नॉर्मल गोल्ड जो पहले लोग यूज करते थे, केडीएम का ही गोल्ड यूज, क्योंकि पहले क्या होता था, मशीनरीज भी नहीं रहती, तो ज्वेलरी वाले को भी प्रॉफिट मिलता था। क्योंकि आप सोचिए, आपसे पेमेंट चार्ज ले रहा है 100% गोल्ड का, और आपको पे दे रहा है 70% गोल्ड, तो इसलिए मोस्टली जब गोल्ड लोग रीसेल के लिए लेके जाते थे, बोलते थे भाई इसका 70%, 30% तो कटेगा। इवन सिल्वर में दे यूज टू मिक्स 50% मिक्सिंग होती थी, इसलिए सिल्वर आप 1 kg रिटर्न करने जाओगे अगर ऑर्नामेंट वगैरह, तो उसके 50% वैल्यू मिलती है। बट अभी 916 वगैरह आ गया तो भी उसमें 10% तो काट ही लेते हैं वो लोग, बट आइडियली उसको कटना चाहिए कितना, आपका 8.4% कटना चाहिए, बट वो लोग अगेन मिक्सिंग उतना करते ही हैं। ठीक है, चलो, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगेन आपको देखो बच्चों, मेन इसमें ना प्रोसेसेस तो आ सकता है 4 मार्क के लिए, लेकिन अगर 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे तो किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना कि जितने भी सल्फर वाले और जो रहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पाइराइट CuFeS2, तो वहां पे सल्फर कंटेंट होना जरूरी है, उसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक यूज होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए जो भी फॉर्मूला रहेगा उसमें आयरन होना जरूरी है, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इवन आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज लीचिंग। तो लीचिंग मोस्टली एक्सट्रैक्शन किसके लिए यूज होता है, फॉर एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी यहां पे देखोगे तो देखिए एक कंटेनर है, तो यहां पे हम लोग जो भी रहेगा अपना मिक्स करके मटेरियल यहां पे डालते हैं, फिर इधर से एक लिक्विड को पोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझेंगे एक फिल्टर पेपर रखा, वहां से फिर करेक्ट होता है, फिर SiO2 से जो रहता है उसके अंदर की दूसरी इंप्योरिटी जो रहेगी वो SiO2 से कंबाइन हो जाती है, और बाकी सब प्योर मटेरियल का रहेगा निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। जैसे हमारे पास SiO2 जो होता है वो बेसिक फ्लक्स होता है,
और एक Al2O3 जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका एसिडिक फ्लक्स रहेगा, तो उसमें हम लोग सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। बट आपको मेनली इसमें यूज करना है कि भाई लीचिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो लीचिंग से हम लोग किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करोगे तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग का जो मेन और कौन सा यूज होता है, तो आपको याद रखना रहेगा बॉक्साइट ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बॉक्साइट ओर से हम लोग कैसे सेपरेशन वगैरह करते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिएक्टिव मेटल। तो जैसे देखिए अभी रिएक्टिविटी जिसका कम रहेगा उसको सेपरेट करना बहुत इजी होता है, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा अपने को अलग से स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। तो यहां पे क्या रहेगा, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव, जस्ट वी डिस्कस है ना, पोटेशियम, सोडियम, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो तक ले सकते हो। यहां पे दे आर व्हाट, हाईली रिएक्टिव रहते हैं, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द series. Reactive metal have large capacity to form cations by losing electron. Obvious सी बात है, reactive metals just because of their electropositive nature they show the highest reactivity. जितना easily इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना सामने वाले के साथ बॉन्डिंग करेगा, और जब बॉन्डिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा रहेगी। तो अब रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उन सब मेटल का टेंडेंसी मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होने का चांसेस जब ज्यादा रहेगा तो प्योरिफिकेशन का मेथड का भी ज्यादा लगेगा, या फिर प्योरिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसको हम लोग कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, हमने Al2O3 डॉट 2H2O को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा, दैट इज NaAlO2। फिर इसमें क्या क्या निकलता है आपका, इंप्योरिटीज लाइक सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस लाइक बेयस प्रोसेस और हाल्स प्रोसेस ऑब्टेन टू ऑब्टेन व्हाट, प्योर एल्यूमिना। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और इस मेथड में हम लोग को जैसे सिलिका, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम अगर निकालना है तो हम लोग बेयस प्रोसेस यूज कर सकते हैं या फिर हाल्स प्रोसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेयस प्रोसेस क्या होता है, हाल्स प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो बेयस प्रोसेस क्या होता है, तो बॉक्साइड इज लीच्ड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइड लेते हैं, उसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा, कभी भी कोई कॉस्टिक सोडा बोला तो आपका क्या रहेगा NaOH, और पोटास सोडा बोला तो KOH। पोटास इज रिलेटेड टू पोटेशियम, तो वहां से आ जाता है अपना पोटास सोडा, तो ध्यान में रखना रहता है। बॉक्साइड इज लीच्ड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। फिर उसको हम लोग फिल्टरेट, जो यहां था ना, यहां से आपने मिक्स करके फिर यहां से फिल्टर पेपर से पास कर दोगे, फिर ये जो रहेगा अपने को मिल जाएगा AlOH राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और हाल्स प्रोसेस में क्या होता है, तो पाउडर ओर को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है बच्चों की, जब भी एक चीज ध्यान में रखना कि रिएक्शन में अगर आपका सोडियम कार्बोनेट आएगा तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही है। तो वही चीज यहां पे क्या बोल दिया कि पाउडर ओर इज ट्रीटेड विथ व्हाट, सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। और यहां पे जो CO2 रहेगा फिर इसको हम लोग पास थ्रू करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, और बाद में मिल जाता है कि अपना एल्यूमिनियम कार्बोनेट। फिर ये अलग अलग मेथड में अपना जाता है। तो देखिए अभी आपका पहला मेथड से क्या मिला था अपने को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फर्दर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो ये सब चीजें पता, तो जो सोडियम एल्यूमिनेट रहेगा उसको फर्दर रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिल जा रहा है अपने को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और वंस यू गॉट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो उसका फर्दर ब्रेक डाउन करके अपने को मिल जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ओके, थोड़ा थियरी है, हैवी है, बट ठीक है। अब आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आगे कैसे प्रोसेस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना के जाना कि भाई इसमें एनोड क्या यूज होता है, कैथोड क्या यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का टैंक जो रहता है वो किसका टैंक रहता है, स्टील का टैंक रहता है।
फिर एनोड और कैथोड दोनों क्या रहता है हमारे ग्राफाइट का ही यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना रहेगा कि भाई आपने एनोड क्या यूज किया, कैथोड क्या यूज किया, क्या रिएक्शन हुआ एनोड पे, क्या रिएक्शन हुआ कैथोड पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे टीचर्स भी बहुत बोलते थे इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में आया नहीं था, बट तुम्हारे केस में ये याद रखना कि आ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो टैंक, पहला चीज की अपैरेटस एंड सेटअप में क्या यूज होता है, टैंक। तो टैंक किसका होता है, अ स्टील टैंक विद द ग्राफाइट लाइनिंग इन द इनर साइड, मतलब उसके अंदर भी ग्राफाइट की लेयर रहती है। जैसे वो हो जाता है अपना थर्मस फ्लास्क होता है ना, कि अंदर से अलग से इंसुलेशन होता है, बाहर से अलग रहता है, तो इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट कि भाई स्टील का टंकी तो है लेकिन साइड में क्या रहेगा आपका ग्राफाइट का लाइनिंग रहेगा। फिर इसमें हम लोग कैथोड यूज करते हैं, तो द इनर ग्राफाइट लाइनिंग ऑफ द टैंक, जो टैंक के अंदर जो ग्राफाइट लाइनिंग लगा है वही एक्ट करता है एज अ कैथोड, और उसके अंदर जो हम लोग रॉड डिप करेंगे दे विल एक्ट एज अ एनोड। ठीक है, ये अपने को पता है। इट इज समथिंग सिमिलर टू, जैसे हमारे पास जो बैटरी वगैरह होता है ना, बैटरी उसके आउटर कवरिंग जिंक का होता है, जो आउटर कवरिंग जिंक का होता है वो ही खुद ही एनोड की तरह एक्ट करता है, और बीच के अंदर जो ग्राफाइट रॉड लगा रहता है वो एज अ कैथोड यूज करता है। तो सेम वे यहां पे जो आपने स्टील के कंटेनर पे जो ग्राफाइट की लेयरिंग किया है वही आपका कैथोड है, और उसके अंदर जो रॉड डिप करते हैं हम लोग वो एक्ट करता है एज अ एनोड। ठीक है, फिर इसमें हम लोग मेन कंपोनेंट क्या हो जाता है, तो मोल्टेन एल्यूमिना लेते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6 एंड फ्लोरस्पर CaF2। वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ फ्लोरीन। हम लोग फिलहाल मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, बट नॉन मेटल में कभी पूछ दिया फ्लोरीन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो यू शुड नो फ्लोरीन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पर। ओके, देन इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई दे लोअर द, यहाँ पे हम लोग एडिटिव ऐड करने का फायदा क्या है सर, अभी आपने तो एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करना है, एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये सब फालतू में क्यों ऐड कर रहे हैं और से काम बढ़ा रहे हैं, बिकॉज देखिए प्योर एल्यूमिना रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो उसको मेल्ट करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत लगेगा और उसके वजह से आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। इसलिए क्या कर देते हैं कि हम लोग जब एडिटिव ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, दे लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम ओवर 2000 डिग्री सेल्सियस टू अप्रोक्सीमेट 1000 डिग्री सेल्सियस। सोचो 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका वो लोग डिक्रीज कर देते हैं। अब 1000 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अपैरेटस जल्दी हॉट नहीं होगा और प्रोसेसेस चलते रहेगा। फिर इसमें हम लोग का कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है ये ध्यान में रखना रहेगा। तो आपका एल्यूमिना जो रहेगा Al2O3 ब्रेक होके क्या बन जाएगा, Al+3O-2। अभी ये अनायन है तो ये कहां पे जाएगा, एनोड पे, और ये कटायन है तो कहां पे जाएगा, एट कैथोड। तो एक और चीज ध्यान में रखना कि एनोड पे कभी भी होता है, अभी आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हमेशा याद रखो कि एनोड और कैथोड पे कैसे रिएक्शन होता है, तो याद रखना कि कैथोड इज ऑलवेज रिमेंबर्ड एज रेड कैट। रेड कैट मतलब रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, और एनोड यू कैन रिमेंबर एज एनॉक्सी, लेकिन एनॉक्सी याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं रेड कैट। क्योंकि अभी तो फिलहाल आपका क्या हो रहा है कि एनोड और कैथोड के हिसाब से हो रहा है प्रोसेसेस, एनोड और कैथोड के हिसाब से ओके। तो जैसे भी यहां पे देखो बच्चों एल्यूमिनियम Al+3 हमारा कैथोड पे फॉर्म होता है और O-2 क्या होता है, एनोड पे जाएगा। बिकॉज देखो अगेन एनोड पे क्या होता है हमारा एन ऑक्सी, मतलब एनोड पे कभी भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड मींस व्हाट, रेड कैट, ऑलवेज रिमेंबर रेड कैट। रेड कैट मतलब क्या रहेगा, रिडक्शन। बेस्ड ऑन द चार्जेस वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश की वेदर इट इज कैथोड और एनोड। जनरली हमारे मन में क्या आता है कि एनोड को चार्ज सर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो अनायन को अट्रैक्ट करता है, कैथोड को चार्ज निगेटिव रहेगा क्योंकि वो कटायन को अट्रैक्ट करता है, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। जब आप 12th में जाओगे तो पता चलेगा एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कभी भी कॉमन रहेगा कि भाई एनोड कोई भी चार्ज होने दो, पॉजिटिव निगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Al+3 गया मेरा कैथोड पे,
कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा एल। और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। एनोड मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्जन हो जाएगा? O2 + 4 इलेक्ट्रॉन में। तो इन दिस वे वी कैन एक्सट्रैक्ट द एल्यूमिनियम। तो आपको क्या क्या याद रखना है? तो आपको मेन कंपोनेंट याद रखना है, क्या क्या एडिटिव यूज किया है। आपको रीजन पूछ सकता है कि व्हाई वी आर यूजिंग एडिटिव while extracting aluminium, तो you should know it lowers the boiling point from 2000 degrees Celsius to 1000 degree Celsius. Then what is getting produced at cathode and what is getting produced at anode? Okay. Then next आ जाता है बच्चों हमारा extraction of moderately reactive metal like zinc, iron, copper. हे थोडा चुकी झाली आहे, पुरी चुकी झाली आहे. ZnFeCu, हम लोग कोई भी चीज कैपिटल में ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो यहां पे देखो, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले तो वो जो प्रोसेसेस हैं हमारे, कौन से वाले प्रोसेसेस? फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि इनके ओर्स किस फॉर्म में। जैसे अगर मेरे पास सल्फर वाले ओर रहेंगे इनके, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या रहेगा? फ्रोथ फ्लोटेशन से जाना पड़ेगा। अगर इनके ओर में आयरन कंटेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात हमको मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना पड़ेगा, और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन तो कॉमन ही है। ठीक है। फिर इसमें जैसे अभी यहां पे देखो, दे यूजुअली ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट और कार्बोनेट सॉल्ट। तो अब इसमें हमारे पास जो अगला, अभी आपने क्या किया? ओर्स को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। कौन से मेथड से? हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये सब मेथड से हमने प्योर उसको क्या कर लिया? कॉन्सेंट्रेट कर लिया। अब अगला स्टेप आता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये और कार्बोनेट वाले फॉर्म में है कि सल्फाइड वाले फॉर्म में है। अब अगर सल्फाइड वाले फॉर्म में रहेंगे और कार्बोनेट वाले फॉर्म में रहेंगे, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हम लोग उसको रोस्टिंग करेंगे कि कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में से कोई एक मेथड चूज करना रहता है। तो रोस्टिंग उन ओर का जनरली किया जाता है जिसमें सल्फर कंटेंट रहेगा। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फर्क क्या है? कि रोस्टिंग इज हीटिंग, कैल्सिनेशन इज ऑल्सो हीटिंग। फिर फर्क क्या है? तो यहां पे रोस्टिंग मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ यू आर हीटिंग, तो उसको अपन बोलते हैं रोस्टिंग। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीटिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे अभी देखो, हमने लिया जिंक सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन से हीट किया, तो अपने को क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है एयर में चला गया, और हमको क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड मिल गया। लेकिन वहीं पे जब जिंक कार्बोनेट फॉर्म में है तो इसको हम लोग और ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो हमने यहां पे क्या यूज किया? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मींस व्हाट? यू आर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तब हीट करोगे, तो यहां पे क्या जाएगा? डीकंपोजिशन में जाएगा, और ये क्या दे देगा मेरे को? जिंक ऑक्साइड एंड CO2। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 इज कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप नंबर 2 में इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन की ओर का क्या टाइप है, सल्फाइड ओर है कि कार्बोनेटेड ओर है। सल्फाइड ओर रहेगा तो किसमें जाएगा? रोस्टिंग में। रोस्टिंग में बड़ा सॉर्टेड है। जैसे जिंक सल्फाइड है तो दोनों पार्ट अपने ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फर कभी भी डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, इसलिए SO2 लिखते हैं। इतना तो हमको पता होना चाहिए भाई, कार्बन CO2 ही फॉर्म करेगा। CO फॉर्म करता है बट ज्यादातर क्या फॉर्म करता है? CO2। सल्फर कभी भी क्या फॉर्म करेगा? SO2। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कार्बोनेट है रिएक्टेंट में, उसको हीट करो तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है। तो ये हीटिंग तो बहुत सॉर्टेड है भाई, कि ZnCO3 में से इसको हीट किया, CO2 निकल गया। अब CO3 में से एक O बचा हुआ है जो जिंक से कंबाइन होकर क्या दे देगा? ZnO। लेकिन अभी भी हमारा मेन एम क्या है? टू गेट द मेटल। इस स्टेप 2 से भी अपने को क्या मिल रहा है? सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म मिल रहा है। तो अब अगला स्टेप जो जाता है वो क्या रहता है हमारे पास? रिडक्शन। रिडक्शन ए वाला रिडक्शन, ओ वाला रिडक्शन नहीं रहेगा। कौन सा वाला नहीं रहेगा? इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं रहेगा। दिस रिडक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हमको पता है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। तो ये हाइड्रोजन के टर्म में होगा, या फिर हम लोग कोक से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोक मतलब कार्बन कंटेंट जब रहेगा, जैसे भी आपने जिंक ऑक्साइड को लिए कार्बन से रिडक्शन किया,
या फिर हाइड्रोजन से रिडक्शन किया, या फिर आपने CO से रिडक्शन किया, लेकिन अपने सिलेबस में भी कार्बन दिया है। जैसे भी जिंक ऑक्साइड को अगर आपने कार्बन से ट्रीट किया तो क्या मिलेगा, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को अगर आपने CO से ट्रीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिसको हम लोग कोक बोलते हैं, तो वो बन जाएगा जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और अगर जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से ट्रीट किया तो वहां पे आपको जिंक बन जाएगा और बन जाएगा H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग वगैरह में कंसिडरेशन में आता है, लेकिन फिलहाल तुम लोग को एकदम सॉर्टेड दिया हुआ है, यही दिया। फिर आ जाता है हमारे पास थर्माइट वेल्डिंग। तो इसमें हम लोग जैसे भी आयरन ऑक्साइड वगैरह है, आयरन एल्यूमिनियम वगैरह, तो उसमें थर्माइट वेल्डिंग से भी उनको हम लोग सेपरेशन में करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन फॉर द लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल में अपने मेनली आ जाता है आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, कॉपर की थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होती है, बट फिर भी उसको हम लोग लेस रिएक्टिव में कंसिडरेशन वगैरह थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, दीज मेटल्स आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये लोग फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनके अंदर इंप्योरिटी मतलब क्या रहेगा, डस्ट वगैरह इंप्योरिटी रहता है। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ऑरम ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ऑरम सल्फाइड फॉर्म में, ऑरम पता है ना गोल्ड, या फिर सिल्वर सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, मोस्टली वो लोग फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। उनके साथ बाकी सब इंप्योरिटीज वगैरह रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे कॉपर का अगर सल्फाइड फॉर्म रहेगा तो अगेन किस में जाएगा, हमारे पास रोस्टिंग में जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड SO2। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड फर्दर क्यूप्रस सल्फाइड से ट्रीट करेगा और दे देगा कॉपर एंड SO2। फिर लास्ट में आ जाता है आपका रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करके उसको रिफाइन करते हैं, जिससे हमको मिलता है प्योर मेटल। तो आपका पहला क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फिर उसके बाद हम लोग रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या आ जाएगा आपका, रिफाइनिंग। अब आ जाता है लास्ट पार्ट, ये तो एकदम सबसे इजी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन को लग गया जंग, है ना। तो जब भी आयरन क्या रहता है, व्हेनेवर आयरन को कभी भी करोजन, ऑक्सीजन मतलब एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आएगा तभी उसके ऊपर करोजन लगेगा। सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आया विदाउट मॉइस्चर तो करोजन नहीं लगेगा। सिर्फ मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा विदाउट एयर तभी भी करोजन लगता नहीं है। तो करोजन होने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड ऑलवेज कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दोनों साथ में ही आना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉपर करोजन। कॉपर करोजन में कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। आयरन करोजन में रेड होता है ना, कॉपर में क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर करोजन, मतलब सिल्वर करोजन का मतलब ये नहीं कि सिल्वर पे करोजन हुआ है। सिल्वर करोजन मतलब जैसे भी इसका रहता है ना एल्यूमिनियम वगैरह पे, तो उसपे व्हाइट व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, तो उसको अपन सिल्वर करोजन नाम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिल्वर जैसे भी यहाँ पे रहेगा, सिल्वर टार्निशेस ब्लैकिश ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन द एयर फॉर्मिंग सिल्वर सल्फाइड, बट बहुत कम होता है इसका। और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या रहेगा, जो पाउडर फॉर्म होता है तो उसको बोल देंगे Al2O3 वगैरह एक्सपोज करने से होता है। अब बात आती है इसको बचाए कैसे, हम लोग कैसे बचाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, आगे के मेथड पे करते हैं, लाइक गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, ये सब मेथड यूज करके उसको हम लोग अलॉय बना सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करके अपन उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट, मतलब अगर इस पार्ट में देखोगे तो इसको आपको डेफिनेशंस वगैरह जो होते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना रहेगा, लर्न करना रहेगा और ये टॉपिक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है, रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान देना है, डेफिनेशन ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, देन उसके बाद गैंगियो हो गया, फिर हमारे पास कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये सब चीजें। फिर दोस्त को जो रोस्ट करते हैं वो नहीं लेना रहेगा, रोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कैल्सिनेशन के लिए नहीं चाहिए। ये सब कर लो बच्चों, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।